देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9 और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। बिना ब्रेक के इस बुलेटिन में देश, दुनिया, राज्यों की वो सभी खबरें आपको दिखाएंगे जिसे जानना और देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। चीन के साथ टकराव के बीच सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने चीन समेत पूरी दुनिया को क्या दिए 4 सख्त संदेश। तो लद्दाख के आसमान में क्यों उड़ रहे हैं भारतीय लड़ाकू विमान? भारत चीन सीमा से जुड़ी बड़ी खबरें इस वक्त की कौन सी है, देखिए न्यूज टॉप 9 भारत चीन टकराव। भारत चीन सीमा विवाद पर अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भारत के स्टैंड का समर्थन किया। पोम्पियो ने कहा कि चीन हर जगह अपनी दादागिरी कर रहा है, चाहे वो भारत के साथ सीमा विवाद हो, हांगकांग का मसला हो, साउथ चाइना सी हो या फिर चीन के उइगर मुसलमानों का मसला। चीन ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों का उल्लंघन किया है, हांगकांग में संयुक्त राष्ट्र समझौते और मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है। चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी पार्टियों को यथास्थिति जानकारी दी, जिसमें मोदी ने मुख्य रूप से 4 संदेश दिए। पीएम ने कहा कि हमारे ऊपर आंख उठाकर देखने वालों को हम सबक सिखाने में सक्षम हैं। अब भारत डिफेंस के लिहाज से भी काफी मजबूत है। राष्ट्र से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं और भारत किसी भी बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। बैठक में मोदी ने कहा कि भारतीय सीमा में न कोई घुसा है, न ही हमारी कोई पोस्ट दूसरे के कब्जे में है। मोदी ने सभी दलों को आश्वस्त किया है कि सेना हर परिस्थिति से निपटने को तैयार है। सर्वदलीय बैठक के बाद सोनिया गांधी ने पीएम की जानकारी पर असंतुष्टि जताई। सोनिया ने कहा कि हम अभी भी अंधेरे में हैं। हालांकि कांग्रेस की आपसी दरार डालने की कोशिश को नवीन पटनायक के चंद्रशेखर राव और सिक्किम क्रांति दल ने खारिज किया, तो वहीं लेफ्ट पार्टियों ने चीन की निंदा नहीं की, उल्टा अमेरिका को दोषी बताया। तो उद्धव ने कहा कि देश के पास दुश्मनों की आंखें निकालने की ताकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में शहीदों के परिवारों को ये भरोसा दिलाया कि पूरा देश उनके साथ है। हम सब शहीदों को नमन करते हैं। उनका ये शौर्य, ये बलिदान हमेशा हर भारतीय के मन में अमिट रहेगा। चीन का बॉर्डर प्रोपेगेंडा अभी भी जारी है। चीन के विदेश मंत्रालय ने गलवान घाटी पर अपना दावा जताया है और कहा है कि भारतीय सैनिकों ने LAC क्रॉस किया, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि गलवान घाटी में भारत की सेना ने अपने भूभाग में सड़कें बनाई हैं और LAC का हमेशा ख्याल रखा है। उल्टे चीन के सैनिकों ने ही समय समय पर वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया। चीनी सैनिकों ने मात्र लद्दाख में ही नहीं, हमारे अरुणाचल में भी भारतीय भूभाग में घुसपैठ करता रहा है। चीन की हरकतों पर हिंदुस्तान ने पैनी नजर बनाई हुई है। LAC पर चीनी सेना की हलचल पर नजर के लिए सैटेलाइट ड्रोन्स P-8I की तैनाती की गई। भारतीय सेना रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिक सेंसर से लैस है। वहीं तिब्बत में चीनी एयरबेस पर भी भारत की नजर है। तिब्बत के गरगानसा, होटन, काशगर, गोंगर एयरबेस पर खास नजर है। इधर चीन से सटे सीमा पर किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए भारत ने अपने लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। जगुआर, मिराज लड़ाकू जेट के साथ अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर को तैनात कर दिया गया। लेह के आसमान में लगातार इन विमानों से निगरानी की जा रही है। इस बीच LAC के पास दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में सुरक्षा बढ़ाई गई। लेह लद्दाख में भारतीय सेना की हलचल बढ़ गई है। चांगला में भी सेना हथियारों से लैस गाड़ियों के मूवमेंट तेज हो गए हैं। भारतीय सेना ने डेमचोक और पैंगोंग इलाके के सीमावर्ती गांवों को खाली कराने के निर्देश दिए हैं। सीमावर्ती गांवों के मोबाइल नेटवर्क फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक गलवान घाटी के अलावा सेना ने चुशूल और डेपसांग इलाके में भी अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। गलवान टकराव के बीच भारत चीन के विदेश मंत्री RIC की बैठक में हिस्सा लेंगे। 23 जून को होने वाली इस बैठक में रूस के विदेश मंत्री भी शामिल होंगे। डिजिटल कॉन्फ्रेंस में कोरोना वायरस महामारी, वैश्विक सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बीच भारत में रूस के राजदूत निकोलय कुदाशेव ने चीन भारत के तनाव को घटाने के मकसद से उठाए गए कदमों का स्वागत किया। 6 राज्य, 116 जिले और 125 दिनों का अभियान। आज पीएम मोदी गरीब कल्याण रोजगार अभियान करेंगे लॉन्च। जमीन विवाद में कहां पर कांग्रेस नेता की हत्या कर दी गई। विजय माल्या केस में सुप्रीम कोर्ट ने किससे स्पष्टीकरण मांगा है। इस वक्त राष्ट्र की 9 बड़ी खबरें कौन सी हैं, न्यूज टॉप 9 राष्ट्र में आप देखिए। प्रधानमंत्री मोदी आज देश भर में गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ करेंगे। गरीब कल्याण रोजगार अभियान 125 दिनों की अवधि का होगा, जिसे देश के उन 116 जिलों में चलाया जाएगा जहां प्रवासी कामगारों की संख्या 25,000 से अधिक है। इस योजना पर 50,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी।
राज्यसभा की 19 सीटों के नतीजे आ गए हैं। बीजेपी को 8 और कांग्रेस को 4 सीटें मिली हैं। पिछली बार इन 19 सीटों में से बीजेपी को 9 और कांग्रेस को 6 सीटें मिली थी, यानी कि इस बार बीजेपी को 1 और कांग्रेस को 2 सीटों का नुकसान हुआ है। वाईएसआर कांग्रेस ने 4 सीटें जीती हैं, जबकि जेएमएम, मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस और मिजो नेशनल फ्रंट के हिस्से 1-1 सीटें आई हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 2 वर्चुअल रैली के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। राजस्थान जनसंवाद और तेलंगाना जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए जेपी नड्डा पार्टी कार्यकर्ताओं से पार्टी की नीतियों और कार्यक्रम के बारे में विचार विमर्श करेंगे। हैदराबाद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र रेड्डी की किडनैपिंग के बाद हत्या कर दी गई। पुलिस को पेंजेरला के पास उनका शव मिला। रेड्डी का अपहरण शादनगर के पास दिल्ली वर्ड स्कूल के पास से किया गया था। पुलिस ने जमीन विवाद में हत्या की आशंका जताई है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया। एलओसी से सटे करना सेक्टर में सैनिक चौकियों को निशाना बनाकर पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की गई, जिसका भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इससे पहले शुक्रवार को ही पाकिस्तान ने राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में भी सीज फायर का उल्लंघन किया और भारी गोलीबारी की। कोविड-19 महामारी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पर रोक लगा दी है। आदेश को वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। इस याचिका में कोर्ट के 18 जून के अपने आदेश को वापस लेने और संशोधित करने की मांग की गई। याचिका में कहा गया है कि ये त्योहार लाखों भक्तों की धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। सामाजिक दूरी और निर्देशों का पालन करते हुए राज्य और जिला प्रशासन के लिए यात्रा का संचालन करना असंभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या मामले में अपनी रजिस्ट्री को स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि शराब कारोबारी विजय माल्या को अवमानना का दोषी ठहराने के 2017 के फैसले पर पुनर्विचार के लिए उसकी याचिका 3 साल तक सूचीबद्ध क्यों नहीं हुई। कोर्ट ने माल्या के बच्चों के खाते में 4 करोड़ अमेरिकी डॉलर स्थानांतरित करने के मामले में शराब कारोबारी को अवमानना का दोषी ठहराया था। आतंकियों को मदद पहुंचाने के आरोपी जम्मू कश्मीर के निलंबित डीएसपी को दिल्ली की एक अदालत से जमानत मिलने के बावजूद जेल से बाहर आने का मौका नहीं मिलेगा। एनआईए के मुताबिक देविंदर सिंह अभी न्यायिक हिरासत में ही रहेगा। जांच एजेंसी के पास उसके खिलाफ कई सबूत हैं। जल्द ही एनआईए चार्जशीट दाखिल करेगी। दिल्ली पुलिस देविंदर सिंह के खिलाफ निर्धारित वक्त में चार्जशीट दायर नहीं कर पाई, जिसके कारण कोर्ट से उसे जमानत मिल गई। इंडियन प्रीमियर लीग सीमा झड़प के बाद अब स्पॉन्सरशिप डील की समीक्षा करेगा। आईपीएल ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, हमारे बहादुर जवानों की शहादत के बाद सीमा झड़प को ध्यान में रखते हुए आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने आईपीएल की अलग-अलग स्पॉन्सरशिप डील की समीक्षा के लिए अगले सप्ताह एक बैठक बुलाई है। पिछले साल दिसंबर में वीवो ने 5 साल की अवधि में आईपीएल के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स को 2199 करोड़ में बरकरार रखा था। इधर देश में कोरोना का आंकड़ा 3,95,000 को क्रॉस कर गया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा है कि पूरे देश में कोरोना टेस्ट की फीस 1 होनी चाहिए और कहां पर शव को दफनाने के लिए प्रशासन सख्त गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है। कोरोना की सभी बड़ी खबरें इस वक्त की कौन सी है, न्यूज़ टॉप 9 कोरोना में आप देखिए। भारत में कोरोना वायरस के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। पिछले 24 घंटे में 14,721 केस सामने आए हैं। वहीं 365 मौतें भी हुई। भारत में कोरोना का आंकड़ा 3,95,812 पर पहुंच गया है, जबकि 1,68,586 एक्टिव केस हैं। मरने वालों का आंकड़ा 12,970 पर पहुंच गया है। राहत की बात है कि 2,14,206 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य में एक दिन में 2,115 केस मिले हैं। इस तरह अब यहाँ कोरोना के 54,449 केस हो गए हैं। अकेले चेन्नई में 38,327 मरीज हैं, जबकि राज्य में 23,512 एक्टिव केस हैं। 24 घंटे में 41 मौतें हुई हैं। इस तरह मरने वालों का आंकड़ा 666 पर पहुंच गया है। कर्नाटक में एक दिन में 337 मरीज मिले हैं, जबकि 10 मौतें हुई हैं। मरीजों का आंकड़ा 8,281 पर पहुंच गया है, जबकि अभी तक कर्नाटक में 124 मौतें हुई। आंध्र प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 465 मरीज मिलने की पुष्टि हुई। आंध्र प्रदेश में अब 7,961 मरीज हो गए हैं। वहीं तेलंगाना में 24 घंटे में 499 मरीज मिले हैं। तेलंगाना में अब 6,526 मरीज हो गए हैं। तेलंगाना में रेलवे ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए ट्रेन की बोगियों को क्वारंटीन सेंटर में तब्दील कर दिया। कोरोना के अटैक से गुजरात की हालत खराब है। यहाँ 24 घंटे में 540 नए केस मिले हैं। इस तरह अब राज्य में आंकड़ा 26,198 पर पहुंच गया है, जबकि एक दिन में यहाँ 27 मौतें हुई हैं। इस तरह मरने वालों का आंकड़ा 1,619 पर पहुंच गया। अहमदाबाद की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। यहाँ 18,258 मरीज हैं। अकेले अहमदाबाद में 1,296 मौतें हुई। राजस्थान में 299 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इनमें भरतपुर में 55, जयपुर में 33, जोधपुर में 38, पाली में 24, नागौर में 16, अलवर, झुंझुनू और भीलवाड़ा में 14 मरीज मिले। राज्य में इस वायरस से अब तक 333 लोगों की मौत हो चुकी है और मरीजों का आंकड़ा
14,156 पर पहुंच गया। पश्चिम बंगाल में 13,090 संक्रमित हो गए हैं। राज्य में 355 नए केस मिले हैं, जबकि 11 मौत के साथ अब मरने वालों का आंकड़ा 529 पर पहुंच गया है। बंगाल में 5,258 एक्टिव केसेस हैं, जबकि 7,303 मरीज इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं, जबकि राज्य में अभी भी 5,258 केसेस हैं। राजस्थान के जोधपुर में कोरोना की वजह से होने वाली मौत में प्रशासन बेहद चौकसी बरत रहा है। बॉन्ड भरवाकर परिजनों को शव सुपुर्द किया जा रहा है। प्रतापनगर इलाके में रहने वाले एक शख्स की इलाज के दौरान महात्मा गांधी अस्पताल में मौत हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने बॉन्ड भरवाया और फिर मृतक के परिजनों को 4 PPE किट और 8 मास्क दिए और पर्सनल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शव को दफनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी राज्यों में कोरोना के टेस्ट की फीस एक होनी चाहिए। कहीं टेस्ट 2,200 रुपए में तो कहीं 4,500 रुपए में हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई खुद नोटिस कर की। जस्टिस अशोक भूषण ने कहा कि इसके लिए सभी राज्य मिलकर काम करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि विशेषज्ञों की टीम को अस्पतालों का दौरा करना चाहिए, वहां जरूरी उपाय करने के लिए कदम उठाए जाएं। दुनिया में कोरोना से 87,35,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 4,61,000 के पार पहुंच गई है। अकेले अमेरिका में 1,21,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। ब्राजील में 10,32,000 से ज्यादा केस हो गए हैं, जबकि 48,000 से ज्यादा मौतें हुई। वहीं पेरू और चिली में भी तेजी से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। वहीं बीजिंग में 25 से ज्यादा नए केस मिलने के बाद सख्ती बढ़ा दी गई है। वहीं भारत चीन विवाद के बीच दिल्ली NCR में कोरोना संकट का क्या हाल है? 24 घंटे में कितने लोग संक्रमित हुए हैं? राजधानी दिल्ली में आंकड़ा 53,000 को क्रॉस कर गया है। दिल्ली में कहां पर कांस्टेबल ने सुसाइड किया? न्यूज टॉप 9 दिल्ली NCR में आप देखिए इस वक्त की 9 बड़ी खबरें। दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण ने फिर अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक दिन में दिल्ली में कोरोना के 3,137 नए केस सामने आए हैं, जिसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 53,116 पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 66 मरीज की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा 2,035 तक जा पहुंचा है। राहत की बात है कि मरीजों के स्वस्थ होने की दर 40% के पार हो गई है। दिल्ली में होम आइसोलेशन की जगह सभी कोरोना मरीजों को 5 दिन क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने यह आदेश दिया है। एलजी के मुताबिक हर मामले की फिजिकल वेरिफिकेशन की अनिवार्य जरूरत महसूस की गई है। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने भी दिल्ली के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर होम आइसोलेशन की जगह अस्पताल अथवा सरकार की ओर से बनाए आइसोलेशन सेंटर में कोरोना संक्रमित मरीज को रखने की हिदायत दी। कोरोना संकट में दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर है। राज्य में कोविड-19 का इलाज अब पहले से सस्ता हो गया है। गृह मंत्रालय ने निजी अस्पतालों में इलाज का खर्च लगभग 1/3 कर दिया है। PPE किट के साथ आइसोलेशन वार्ड के लिए 8,000 से 10,000, जबकि वेंटिलेटर के साथ ICU बेड का चार्ज 15 से 18,000 होगा। पहले निजी अस्पतालों में वेंटिलेटर के ICU का चार्ज 44 से 45,000 रूपए प्रतिदिन था। ये चार्ज PPE किट को छोड़कर लगते थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ दिल्ली के बुराड़ी में 450 बेड के अस्पताल का निरीक्षण किया। इसे कोरोना मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अस्पताल में ऑक्सीजन की भी सुविधा रहेगी। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने भाटी माइंस इलाके में राधा स्वामी सत्संग सेंटर में बन रहे अस्थायी अस्पताल का भी मुआयना किया था। दिल्ली से सटे NCR के इलाकों में भी कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। एक दिन में गौतम बुद्ध नगर में 148 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इस तरह गौतम बुद्ध नगर में 1,351 पॉजिटिव केस हो गए हैं, जबकि कोरोना से अभी तक 18 मौतें हुई हैं। वहीं गाजियाबाद में 39 नए मरीज मिले हैं। गाजियाबाद में 783 केस हैं, जबकि गुरुग्राम में 4,136 और फरीदाबाद में 2,003 संक्रमित हैं। नोएडा में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लापरवाही बरती जा रही है। CMO ऑफिस की ये तस्वीर है, जहां इस्तेमाल के बाद PPE किट को एक कूड़ेदान में फेंक दिया गया। PPE किट का इस तरह से यहां पड़े रहने से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि CMO ने कहा है कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिल्ली NCR में समय से 1 सप्ताह पहले ही मानसून ने दस्तक दे दी है। शुक्रवार पूरी रात लगातार झमाझम बारिश होती रही, जिससे कि आज सुबह से ही मौसम सुहाना है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही लोगों को उमस भरी गर्मी से भी राहत मिली है। गौरतलब है कि दिल्ली में मानसून आने की तिथि 29 जून है। दिल्ली के वसंत विहार स्थित दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली जिले के स्पेशल ऑफिस में तैनात कांस्टेबल संदीप कुमार ने सिर में खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। हालांकि गोली लगने के कारण तुरंत उसे सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच में सुसाइड नोट के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है।
कोरोना संकट के बीच दिल्ली की मॉडल टाउन इलाके में एक महिला से दिन दहाड़े उसके घर के सामने बाइक सवार बदमाशों ने महिला का पर्स झपटकर फरार हो गए। बदमाशों के हमले में महिला सड़क पर गिर पड़ी। महिला के हाथ और पैर में चोट आई है और बदमाश मौके से पर्स लेकर फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस झपटमारों की तलाश कर रही है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,24,000 को क्रॉस कर गई है। मौत का आंकड़ा पहुंच गया है 5,893। मुंबई में 62,875 संक्रमित हैं। अमरावती में तांत्रिक के चक्कर में एक मासूम बच्चे की जिंदगी दांव पर आखिर क्यों लगा दी गई? न्यूज टॉप 9 महाराष्ट्र में आप देखिए। कोरोना की वजह से महाराष्ट्र में हाहाकार मचा हुआ है। राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,24,331 पर पहुंच गया है, जिसमें एक्टिव मरीज की संख्या 55,651 है। एक दिन में रिकॉर्ड 3,827 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में 142 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इस तरह मरने वालों का आंकड़ा 5,893 पर पहुँच गया है। राज्य में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 62,773 हो गई है। महाराष्ट्र में रिकवरी रेट अब 50.49% पहुँच गया है। राज्य में मृत्यु की दर 4.77% है। मुंबई में एक दिन में 1,269 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में 114 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में कुल मरीजों की संख्या 62,875 तक पहुंच गई है, जिसमें 27,700 एक्टिव केस हैं, जबकि 3,311 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि 31,856 मरीज ठीक हो चुके हैं। मुंबई के लोग अब अस्पतालों में आईसीयू बिस्तरों और वेंटिलेटर की उपलब्धता की जानकारी एक मोबाइल ऐप के जरिए हासिल कर सकेंगे। एयरवेंटी नाम के इस ऐप को लॉन्च कर दिया गया है। धारावी में कोरोना की रफ्तार अब कम हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में धारावी में 28 नए मामले सामने आए। बीएमसी के मुताबिक अभी तक धारावी में कोरोना के कुल 2,134 मरीज सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान यहाँ एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। राहत की बात यह है कि पिछले 19 दिनों के दौरान यहाँ सिर्फ 7 मौत हुई है। महाराष्ट्र में पुलिस के जवानों पर भी कोरोना की मार पड़ी है। राज्य में कोरोना संक्रमित पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़कर 3,820 तक पहुंच गई है। राहत की बात यह है कि इनमें 2,754 पुलिस वाले कोरोना को मात देने में सफल रहे। संक्रमण के चलते अब तक 45 पुलिस वालों की मौत हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार के उस आदेश पर नाराजगी जताई जिसमें मरीजों या उनके रिश्तेदारों को कोविड-19 की पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं मिल सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मरीजों और रिश्तेदारों को ये रिपोर्ट मिलनी चाहिए। अदालत ने महाराष्ट्र सरकार से अपने आदेश की समीक्षा करने के लिए कहा है। कोरोना की वजह से इस बार दही हांडी का त्योहार नहीं मनाया जाएगा। मुंबई के घाटकोपर इलाके में इस बार कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। बीजेपी नेता राम कदम ने ये जानकारी दी है। मुंबई इस समय कोरोना की मार से बेहाल नजर आ रहा है। मुंबई में 62,000 से ज्यादा मरीज हैं। मुंबई के ओशिवारा के डिप्टी जीएसटी कमिश्नर पर यौन शोषण का आरोप लगा है। आरोप लगाने वाली महिला एक्ट्रेस है। महिला का आरोप है कि जिला अधिकारी ने खुद को तलाकशुदा बताकर 1 साल तक संबंध रखे। महिला का ये भी आरोप है कि अधिकारी ने फिल्मों में काम दिलवाने का वादा किया था। महिला का ये भी कहना है कि पुलिस शिकायत दर्ज करने में आनाकानी कर रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि ओशिवारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कर ली गई है। हालांकि इस मामले में आरोपी अधिकारी का कोई बयान नहीं आया है। अमरावती के मेला घाट में अंधविश्वास का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ 8 महीने के एक बीमार बच्चे को उसकी मां डॉक्टर के पास नहीं ले जाकर एक तांत्रिक से फोन के जरिए इलाज कराने में जुट गई। तांत्रिक ने गर्म धातु से पेट में चटका लगाने का उपाय बताया और पीड़ित बच्चे के माता पिता ऐसा करते रहे, जिससे पीड़ित बच्चे का पेट फूल गया। बच्चे की हालत गंभीर है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के बीड में एक 16 साल की लड़की ने सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए मृतक लड़के ने अपने पिता से टैब की मांग की, लेकिन लॉकडाउन की वजह से पिता ने टैब देने में असमर्थता जताई, जिससे नाराज होकर लड़के ने आत्महत्या कर ली। यूपी, उत्तराखंड और बिहार झारखंड में क्या है कोरोना किलर का अपडेट? क्या है यूपी के गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर? उत्तर प्रदेश और बिहार से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 उत्तर प्रदेश बिहार में आप देखिए। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 800 नए केस मिलने से हड़कंप मच गया है। अब राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 16,594 हो गई है। अभी तक कुल 507 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें शुक्रवार को हुई 19 लोगों की मौत भी शामिल है। वहीं उत्तराखंड में एक दिन में 74 केस मिले हैं, जिनमें मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 2,177 हो गया है, जबकि बिहार में एक दिन में 250 कोरोना के नए मरीज पाए गए हैं। बिहार में 24 घंटे में 5 मरीजों की मौत हो गई है। अब तक बिहार में 7,290 मरीज हो गए हैं, जबकि झारखंड में एक दिन में 42 मरीजों का इजाफा होने से कुल संक्रमितों की संख्या 1,961 हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 2 पुलिसकर्मियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद विभाग में हड़कंप मचा है, जिसके बाद अधिकारियों ने आनन फानन में 3 दिन के लिए एसएसपी ऑफिस को बंद कर दिया। अब 3 दिनों तक ऑनलाइन शिकायतें सुनी जाएंगी। इस दौरान एसएसपी ऑफिस को सैनिटाइज किया जा रहा है। लखनऊ में चिन्हट थाना क्षेत्र के बीबीडी यूनिवर्सिटी के पास रामस्वरूप केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से एक मजदूर की मौत हो गई। हादसे की वजह से पड़ोस की 2 महिलाएं बेहोश हो गईं। फैक्ट्री में हुए इस धमाके में कारखाने की छत को नुकसान पहुंचा है। एक्सपर्ट और एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया।
यूपी के एटा में ओवरब्रिज को उठाते समय बड़ा हादसा हो गया। यहाँ मालवन थाना क्षेत्र के छाछेना में ओवरब्रिज को उठाने का काम चल रहा था, लेकिन तभी ब्रिज नीचे गिर गया। इस हादसे में जेसीबी और एक गाड़ी दब गई। गाड़ी में बैठे 2 लोगों की मौत हो गई। घटना शुक्रवार शाम 7 बजे की है। यूपी के बरेली में पुलिस की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है। मामला बीजेपी पार्षद को बेरहमी से पीटने का है। यहाँ फरीदपुर से साहूकारा मोहल्ले में रहने वाले बीजेपी पार्षद विशाल अग्रवाल ने पुलिस पर शराब पीकर पीटने का आरोप लगाया है। पार्षद का आरोप है कि 17 जून की रात को नशे में धुत ये सिपाही उनके घर के बाहर वीडियो बना रहा था। मना करने पर सिपाही ने मारपीट शुरू कर दी। ये पूरी वारदात वहाँ लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना के बाद से स्थानीय पार्षदों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश है। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को गन्ना किसानों की बकाया राशि को ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया गया। सीएम योगी ने बटन दबाकर पैसे ट्रांसफर किए। योगी सरकार का दावा है कि गन्ना किसानों के इस भुगतान के साथ ही पिछली सभी सरकारों के रिकॉर्ड टूट गए। समाजवादी पार्टी की सरकार में गन्ना किसानों के बकाया 95,215 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। दावा किया जा रहा है कि 418 करोड़ रुपए के भुगतान के साथ योगी सरकार के कार्यकाल में गन्ना किसानों की भुगतान की गई बकाया राशि 1,325 करोड़ रुपए पहुँच गयी। चीन की मोबाइल के जरिए जासूसी की आशंका को देखते हुए यूपी सरकार ने मोबाइल फोन से चाइनीज ऐप हटाने का आदेश जारी किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के बाद यूपी एसटीएफ के आईजी अमिताभ यश ने मोबाइल से 52 चाइनीज ऐप को हटाने का आदेश जारी किया। खुफिया एजेंसियों ने मोबाइल ऐप के जरिए जासूसी की आशंका जताई थी। पटना में मानसून की पहली बरसात ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। ये तस्वीरें पटना के राजवंशी नगर की हैं, जहां सड़क पर बारिश का पानी जमा हो गया है। शुक्रवार को विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इलाके का मुआयना किया। तेजस्वी ने इस अव्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को पटना में सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने सुशांत सिंह राजपूत की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। और देश के अन्य राज्यों की इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी है, न्यूज़ टॉप 9 राज्य में आप देखिए। मध्य प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 156 मामले सामने आए, जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 11,582 हो गया। जबकि पिछले 24 घंटों में 9 मरीजों की मौत से मृतकों का आंकड़ा 495 हो गया। हालांकि एक दिन में 116 संक्रमित ठीक भी हुए। फिर भी अभी राज्य में 2,239 केस एक्टिव हैं। इस बीच इंदौर में सशर्त सैलून खोलने की इजाजत दे दी गई है। आपको बता दें कि एमपी में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित शहर इंदौर ही है। नोएडा में पुलिस ने दल बल के साथ मार्केट में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने लोगों को कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता का संदेश दिया। एसपी रजनीश वर्मा ने बाजार में पर्सनल डिस्टेंसिंग और मास्क के प्रति लोगों को जागरूक किया। पुलिस ने बिना मास्क के बाहर निकलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ परगना में कोरोना मरीज के अंतिम संस्कार का विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस दौरान कई लोग जख्मी हो गए। दरअसल ये लोग उस समय उग्र हो गए जब कुछ लोग कोरोना संक्रमित का शव लेकर अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पहुँचे थे। गलवान घाटी में शहीद हुए मध्य प्रदेश के वीर सपूत और रीवा के बेटे दीपक सिंह घरवार को हजारों लोगों ने नम आंखों से विदाई दी। अपनी माटी के लाल को कंधा देने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शहीद के गांव पहुंचे। सीएम ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ वीर को अंतिम सफर में कंधा भी दिया। इस दौरान भारत माता की जय और शहीद दीपक अमर रहे के गगनभेदी नारे लगते रहे। इसके बाद राजकीय सम्मान और सेना के बैंड की धुनों के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। राजस्थान के जालौर के सांचौर कस्बे में शुक्रवार को उल्कापिंड गिरने से सनसनी फैल गई। उल्कापिंड को देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में उमड़ पड़े। काले रंग का धातु जैसा नजर आ रहा है। ये उल्कापिंड जब गिरा उस वक्त काफी गर्म था, जिसे विशेषज्ञों को दिखाया जाएगा। धातु की तरह नजर आ रहा है। यह उल्कापिंड 2.788 किलोग्राम का है। मध्य प्रदेश के धार के एसएनसीयू अस्पताल में शुक्रवार को 4 नवजातों की मौत से हड़कंप मच गया। परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। हालांकि डॉक्टर ने बच्चे की मौत का कारण बताते हुए लापरवाही से इनकार किया है और डेथ रिव्यू की बात कही है। एसोसिएशन फॉर वाइल्ड लाइफ वेलफेयर की टीम ने मुंबई के राजभवन से एक घायल मोर को बचाया। बताया जा रहा है कि ऊंचाई से गिरने की वजह से मोर का पैर घायल हो गया था। बताया जा रहा है कि मोर के रीढ़ की हड्डी में भी चोट लगी है। फिलहाल घायल मोर का इलाज किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में एक टिप्पर के दुर्घटनाग्रस्त होने से 6 मजदूर चिनाब नदी में डूब गए। ये दुर्घटना कार्थी से कृंथू के बीच मार्ग पर हुई। बताया जा रहा है कि इलाके में कुछ ही दूरी तय करने के बाद टिप्पर चालक का वाहन पर नियंत्रण बिगड़ गया और अनियंत्रित टिप्पर नदी में गिर गया। मजदूरों की तलाश में ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। कोरोना संकट और वैश्विक लॉकडाउन के बावजूद रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कम समय में सबसे ज्यादा पूंजी जुटाने का रिकॉर्ड कायम किया है। सिर्फ 58 दिन के भीतर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 1,68,818 करोड़ की पूंजी जुटाकर रिकॉर्ड कायम किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा, रिलायंस इंडस्ट्रीज कर्ज मुक्त हुई, हमने समय से पहले अपना वादा पूरा किया।
न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।